Dear students, today we are going to talk about chapter 9 Bholi. In this lesson, we will see that how a wretched girl changes her fortune with the help of a teacher. In the very beginning, she was neglected, nobody took care of her in her own family. So, before we start the chapter, we will see the introduction. From her very childhood, Bholi was neglected at home. बचपन से ही जो है भोली को कोई सम्मान नहीं मिलता था घर पर, यानी सब लोग उसकी अवहेलना करते थे, कोई उसकी देखभाल नहीं करता था। वाई डिड हर टीचर टेक स्पेशल इंटरेस्ट इन हर? उसकी टीचर ने उसके प्रति जो है विशेष रुचि क्यों दिखाई, यानी कि उसको ज़्यादा ध्यान क्यों दिया उसके प्रति? डिड भोली मेजर अप टू हर टीचर्स एक्सपेक्टेशंस? क्या भोली अपनी अध्यापिका की अपेक्षाओं के अनुरूप खरा उतर पाई? यहाँ मेजर अप का मतलब होता है किसी की अपेक्षाओं के अनुरूप खरा उतरना, यानी किसी की आशाओं को पूरा करना। सो लेट अस स्टार्ट द स्टोरी। हर नेम वॉज सुलेखा, उसका नाम सुलेखा था। बट सिंस हर चाइल्डहुड, लेकिन बचपन से ही एवरीवन हैड बीन कॉलिंग हर भोली, सब लोग उसको भोली कहकर बुलाते थे। द सिंपल्टन, मूर्ख। यहाँ सिंपल्टन का मतलब है ऐसा आदमी जिसको सब लोग मूर्ख बना सकें या जिसको धोखा दिया जा सके आसानी से। दूसरे शब्दों में कह सकते हैं भोला भाला। शी वॉज द फोर्थ डॉटर ऑफ नंबरदार रामलाल, वह जो है नंबरदार रामलाल की चौथी पुत्री थी। यहाँ नंबरदार का मतलब है पटवारी, जो कि लगान वसूल करते हैं। When she was 10 months old, जब वह 10 साल की थी, she had fallen off the cot, वह चारपाई से गिर पड़ी थी, on her head, सिर के बल, and perhaps it had damaged, और शायद इस वजह से उसके दिमाग का कुछ पार्ट जो है डैमेज यानी खराब हो गया था, some part of her brain. That was why she remained a backward child, और इसी वजह से वह एक पिछड़ी हुई बच्ची के रूप में रही, यानी कोई उसको ध्यान नहीं देता था, न वही जो है किसी चीज़ में अपनी रुचि दिखाती थी, यानी उसका इंटरेस्ट भी किसी चीज़ में नहीं दिखता था। एंड केम टू बी नोन एज भोली द सिंपल्टन, और सब लोग उसको भोली कहकर पुकारने लगे, मूर्ख, यानी जो बहुत ज़्यादा सीधा साधा हो, जिसको आसानी से लोग मूर्ख बना सकें, उसका गलत फ़ायदा उठा सकें, उसको बोलते हैं सिंपल्टन। एट बर्थ द चाइल्ड वॉज वेरी फेयर एंड प्रिटी, जब भोली पैदा हुई थी तो वह बहुत सुंदर और गोरी थी। बट व्हेन शी वॉज 2 years ओल्ड, लेकिन जब वह 2 साल की थी, शी हैड एन अटैक ऑफ स्मॉल पॉक्स, उससे जो है स्मॉल पॉक्स का अटैक आ गया, यानी ये बीमारी उसको हो गई। स्मॉल पॉक्स जो है वो जैसे हम लोग अपनी भाषा में बोलते हैं छोटी माता बड़ी माता, जिसमें दाने निकल आते हैं शरीर में और बुखार रहता है, तो वो हो गया, जिसकी वजह से जहाँ पर ये दाने निकलते हैं वहाँ का जो बॉडी पार्ट वो ख़राब हो जाता है, यानी सुंदर नहीं दिखता। ओनली द आइज़ वर सेव्ड, केवल जो है आँखें बच गई थी। बट द एंटायर बॉडी वॉज परमानेंटली डिसफिगर्ड, और उसका जो पूरा शरीर है आँखों के अलावा पूरी तरह से ख़राब हो गया था हमेशा के लिए। बाय डीप ब्लैक पोक मार्क्स, वो जो गहरे काले काले धब्बे थे उसके पूरे शरीर में, इसकी वजह से। लिटिल सुलेखा कुड नॉट स्पीक, छोटी सुलेखा जो है वो नहीं बोल सकती थी। टिल शी वॉज 5, जब तक वो 5 साल की नहीं हुई, यानी 5 साल तक वह बोल नहीं पाई। एंड व्हेन लास्ट शी लर्न टू स्पीक, और अंत में जब उसने बोलना सीखा, शी स्टैमर्ड, वो हकलाती थी, यानी 5 साल बाद जब वो बोलना शुरू करी तो वो हकलाती थी। द अदर चिल्ड्रन ऑफन मेड फन ऑफ हर एंड मिमिक्ड हर, दूसरे बच्चे अक्सर उसका मजाक बनाते थे और उसकी नकल करते थे। यहाँ मिमिक का मतलब हो गया नकल करने से है। एज अ रिज़ल्ट शी टॉक्ड वेरी लिटिल, वह बहुत ही कम बात करती थी। स्टैमर्ड यहाँ एक वर्ड आया है, उसका मतलब होता है हकलाना। रामलाल हैड 7 चिल्ड्रन, रामलाल के 7 बच्चे थे। 3 सन्स, 3 पुत्र और
and 4 daughters, और 4 पुत्रियाँ. And the youngest of them was भोली, और उन सब में जो है सबसे जो छोटी थी वह भोली थी. It was a prosperous farmer's household. यह एक धनी किसान का घर था. प्रॉस्परस का मतलब होता है रिच, धनी. हाउस होल्ड मतलब घर से है. एंड देयर वॉज प्लेंटी टू ईट एंड ड्रिंक, और वहाँ खाने पीने का पर्याप्त सामान रहता था. यानी वो लोग धनी थे और खाने पीने की कोई दिक्कत नहीं थी. सब कुछ बहुत ज़्यादा मात्रा में उपलब्ध था. ऑल द चिल्ड्रन एक्सेप्ट भोली वर हेल्दी एंड स्ट्रांग. भोली को छोड़कर सारे बच्चे स्वस्थ और मजबूत तंदुरुस्त थे. The sons had been sent to the city to study in schools and later in colleges. बेटों को जो है शहर भेज दिया गया था, स्कूल, और पहले स्कूल में पढ़ने के लिए और फिर बाद में कॉलेज में. Of the daughters, पुत्रियों में जो है राधा द एल्डेस्ट जो सबसे बड़ी थी, had already been married, उसकी पहले ही शादी हो गई थी. The second daughter मंगला's marriage had also been settled, और जो दूसरी पुत्री मंगला थी उसकी भी शादी तय हो गई थी. एंड when that was done, और जब यह हो गया था, रामलाल would think of the third. रामलाल जो है तीसरी पुत्री के विषय में सोचता, चंपा. They were good looking, healthy girls. वह सुंदर दिखने वाली स्वस्थ लड़कियां थीं. And it was not difficult to find bridegrooms for them. और उनके लिए दूल्हा खोजना कठिन नहीं था, यानी उनकी शादी बहुत आसानी से हो सकती थी. बट रामलाल वॉज वरीड अबाउट भोली. लेकिन रामलाल जो है भोली के लिए प्रति चिंतित रहता था. शी हैड नीदर गुड लुक्स नॉर इंटेलिजेंस. ना तो वह सुंदर दिखती थी, ना ही उसके अकल थी, यानी कि बहुत ज़्यादा बुद्धिमान थी. भोली वॉज 7 years old when मंगला वॉज मैरिड. जब मंगला की शादी हुई तो भोली 7 साल की थी. द सेम ईयर अ प्राइमरी स्कूल फॉर गर्ल्स वॉज ओपनड इन दियर विलेज. और उसी साल जो है गांव में लड़कियों के लिए एक प्राइमरी स्कूल की शुरुआत हुई, यानी खोला गया. द तहसीलदार साहिब केम टू परफॉर्म इट्स ओपनिंग सेरेमनी. और जो तहसीलदार थे वह जो है इस स्कूल के उद्घाटन समारोह के लिए आए. ही सेड टू रामलाल. उन्होंने रामलाल से कहा, एज अ रेवेन्यू ऑफिशियल यू आर द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द गवर्नमेंट. एक लगान वसूल करने के अधिकारी होने के नाते आप जो है सरकार के नुमाइंदे हैं, यानी सरकार के प्रतिनिधि हैं. यहाँ रिप्रेजेंटेटिव का मतलब प्रतिनिधि से है, यानी सरकार की तरफ से उनको काम करना है. इन द विलेज, गांव में. एंड सो यू मस्ट सेट एन एग्जाम्पल टू द विलेजर्स. और इसलिए वह जो है गांव वालों के सामने एक उदाहरण प्रस्तुत करे. सेट एन एग्जाम्पल का मतलब होता है उदाहरण प्रस्तुत करना. यू मस्ट सेंड योर डॉटर्स टू स्कूल. तुम जो है अपनी पुत्रियों को स्कूल भेजो. अब यहाँ पर जो तहसीलदार इतना जोर दे करके क्यों कह रहा है, क्योंकि उन दिनों जो है लड़कियों को स्कूल भेजना गलत माना जाता था. ऐसा माना जाता था कि अगर लड़कियों को स्कूल भेजा जाएगा तो उनकी शादी नहीं होगी. दैट नाइट व्हेन रामलाल कंसल्टेड हिज वाइफ शी क्राइड. जब उस रात जब रामलाल ने अपनी पत्नी से इस विषय में सलाह करी तो वह चिल्लाने लगी, आर यू क्रेजी. क्या तुम पागल हो गए हो. इफ़ गर्ल्स गो टू स्कूल हु विल मैरी देम. अगर लड़कियां स्कूल गईं तो उनसे शादी कौन करेगा. बट रामलाल हैड नॉट द करेज टू डिसओबे द तहसीलदार. लेकिन रामलाल के इतनी हिम्मत नहीं थी कि वह तहसीलदार की अवहेलना कर सके, यानी उनकी बात को ना माने. डिसओबे मतलब होता है बात को ना मानना. At last his wife said, I will tell you what to do. अंत में उसकी पत्नी ने कहा कि मैं तुम्हें बताऊंगी कि क्या करना है. Send भोली to school. भोली को स्कूल भेज दो. As it is, जैसा कि है, there is little chance of her getting married. उसकी शादी होने की कोई संभावना नहीं है. यहाँ लिटिल चांस का मतलब है कोई संभावना नहीं है. लिटिल का मतलब थोड़ा नहीं है, कोई संभावना न होना.
विद हर अगली फेस, क्योंकि उसका जो चेहरा है वह सुंदर नहीं है, बदरू, अगली का मतलब होता है कुरूप, सुंदर न दिखना, एंड लैक ऑफ सेंस, और उसकी अकल भी नहीं, यानी उसका दिमाग भी ज़्यादा तेज़ नहीं है। लेट द टीचर्स एट स्कूल वरी अबाउट हर, स्कूल के जो अध्यापक हैं उन्हें उसके विषय में चिंता करने दें, यानी उसकी देखभाल को अध्यापकों के ऊपर छोड़ दिया जाए जो स्कूल खुल रहा है। द नेक्स्ट डे रामलाल caught भोली बाय द हैंड एंड सेड, अगले दिन रामलाल ने भोली का हाथ पकड़ा और कहा, कम विद मी, आओ मेरे साथ, आई विल टेक यू टू स्कूल, मैं तुम्हें स्कूल ले जाऊंगा। भोली वॉज फ्राइटेंड, भोली डर गई। शी डिड नॉट नो वॉट अ स्कूल वॉज लाइक, उसे नहीं पता था कि स्कूल किस तरह का होता है। शी रिमेंबर्ड हाउ अ फ्यू डेज अगो, उसे याद था कि कैसे कुछ दिन पहले दियर ओल्ड काउ लक्ष्मी, उनकी बूढ़ी गाय लक्ष्मी हैड बीन टर्न्ड आउट ऑफ द हाउस, उसको घर से निकाल दिया गया था, एंड सोल्ड, और बेच दिया गया था। तो यह जब भोली ने देखा कि उसके पिता उसको हाथ पकड़ करके कहीं ले जाना चाहते हैं तो वह डर गई, यह सोचकर कि कहीं उसकी जो गाय बूढ़ी लक्ष्मी है उसको जैसे निकाल दिया गया था और बेच दिया गया था, कहीं उसके साथ भी ऐसा ना हो। नो 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 नो, शी साउटेड इन टेरर, वह भय से चिल्लाई, टेरर का मतलब भय से, शाउटेड में चिल्लाना। एंड पुल हर हैंड अवे फ्रॉम हर फादर्स ग्रिप, और अपना हाथ अपने पिता की पकड़ से छुड़ा लिया। ग्रिप का मतलब होता है पकड़ से। वॉट इज़ द मैटर विद यू फूल, क्या बात है मूर्ख लड़की, शाउटेड रामलाल, रामलाल चिल्लाया। आई एम ओनली टेकिंग यू टू स्कूल, मैं तुम्हें सिर्फ स्कूल ले जा रहा हूँ। देन ही टोल्ड हिज वाइफ, तब उसने अपनी पत्नी से कहा, लेट हर वियर सम डिसेंट क्लोथ्स टुडे, आज उसे कुछ अच्छे कपड़े पहना दो। और एल्स व्हाट विल द टीचर्स एंड द अदर स्कूल गर्ल्स थिंक ऑफ अस व्हेन दे सी हर, नहीं तो स्कूल के जो अध्यापक हैं और जो दूसरी लड़कियां हैं वह हमारे विषय में क्या सोचेंगे। तो बच्चों, यहाँ पर ये देखना है कि ऐसे जब वो घर में रहती थी तब वो कोई उसका ध्यान नहीं रखता था, उसको अच्छे कपड़े सिर्फ इसलिए पहनाए जा रहे हैं क्योंकि उसे बाहर जाना है और बाहर वाले लोग परिवार के विषय में क्या सोचेंगे, इस वजह से उसे अच्छे कपड़े दिए जा रहे हैं, यानी यहाँ पर एक दिखावा है। न्यू क्लोथ्स हैड नेवर बीन मेड फॉर भोली, भोली के लिए नए कपड़े कभी नहीं बने थे। द ओल्ड ड्रेसेस ऑफ हर सिस्टर्स वर पास्ड ऑन टू हर, उसकी जो बहनें थीं बड़ी, उनकी पुराने ड्रेसेस यानी उनके पुराने कपड़े उसको दे दिए जाते थे। पास्ड ऑन टू हर यानी उसको दे दिए जाते थे। नो वन केयर्ड टू मेंड और वॉश हर क्लोथ्स, कोई भी इस बात पर ध्यान नहीं देता था कि उसके कपड़े फटे हैं, उनको सुधारना है, सिलना है या धुलना है। बट टुडे शी वॉज लकी टू रिसीव अ क्लीन ड्रेस, लेकिन आज वह भाग्यशाली थी कि उसे एक साफ़ सुथरी ड्रेस मिल गई। विच हैड श्रंक आफ्टर मैनी वॉशिंग, जो कि कई बार धुलने की वजह से सिकुड़ गई थी। श्रंक जो है श्रिंक का पास्ट फॉर्म है, श्रिंक का मतलब होता है सिकुड़ना। एंड नो लॉन्गर फिटेड चंपा, और अब चंपा के फिट नहीं हो रही थी, यानी चंपा के लिए बेकार थी, इसलिए उसको यह ड्रेस मिल गई। शी वॉज इवन बाथड, उसको नहलाया भी गया। एंड ऑयल वॉज रब्ड इन टू हर ड्राई एंड मैटेड हेयर, और उसके सूखे और उलझे बालों में तेल भी लगाया गया। यहाँ मैटेड हेयर का मतलब होता है उलझे हुए बाल, जब बालों को संवारा न जाए तो बहुत एक दूसरे में चिपक जाते हैं, जैसे साधु सन्यासियों की मोटी मोटी लड़ें नहीं होती हैं, बाल उनके जो है एकदम जुड़ जाते हैं, मोटे मोटे रस्सी की तरह हो जाते हैं, उस तरह के बालों को मैटेड हेयर बोलते हैं। जैसे मैट होती है ना, मैट में मोटी रस्सी को बिन करके मैट बनाई जाती है, यानी चटाई जिस पर हम पैर पोंछते हैं, जूट की जो चटाई होती है उसको मैट बोलते हैं ना, जिस पर हम पैर पोंछते हैं। तो उस तरह की जो मोटी रस्सी
बाल जो है अगर उस मोटी रस्सी की तरह हो जाए तो उसको मैटेड हेयर बोलते हैं। ओनली देन डिड शी बिगिन टू बिलीव, तब उसको विश्वास हुआ दैट शी वॉज बीइंग टेकन टू अ प्लेस बेटर देन हर होम, कि उसको एक ऐसी जगह ले जाया जा रहा है जो उसके घर से बेहतर है। When they reached the school, जब वह स्कूल पहुँचे, the children were already in their classrooms, तो बच्चे पहले से ही अपनी क्लासरूम्स यानी कक्षाओं में थे। रामलाल handed over his daughter to the headmistress, रामलाल ने अपनी बेटी को हेडमिस्ट्रेस को सौंप दिया यानी उसके पास ले गए। लेफ्ट अलोन, उसको अकेला छोड़ दिया गया। द पुअर गर्ल लुक्ड अबाउट हर विद फियर लेडन आइज, और जब रामलाल चला गया उसको छोड़कर तो वो लड़की जो डर गई और उसकी तरफ डरी हुई नज़रों से देखने लगी। फियर लेडन आइज यानी भयग्रस्त नज़रों से वह अपनी अध्यापिका को यानी हेडमिस्ट्रेस को देखने लगी। देयर वर सेवरल रूम्स, वहाँ पर बहुत सारे कमरे थे। सेवरल का मतलब होता है मेनी, कई सारे। in each room girls like her squatted on mats, और हर कमरे में उसकी तरह की लड़कियां जो है वो पालथी मारकर बैठी थी। स्क्वेटेड का मतलब होता है पालथी मारकर बैठना। ऑन मैट्स, बच्चों देखिए यहाँ पर मैट्स वर्ड आ गया है यानी चटाइयाँ, जिन बोरियाँ समझ लो। तो मैट्स जो बोरियाँ जो होती हैं मोटे मोटे रस्सियों से बिनी जाती हैं ना, तो उसी तरह इसीलिए मैटेड हेयर, जिनके बाल जो है मोटे मोटे हो जाएं यानी कभी कंघी न की जाए, तो इसलिए वो मैटेड हेयर बोले जाते हैं। रीडिंग फ्रॉम बुक्स और राइटिंग ऑन द स्लेट्स, या तो वो किताबें पढ़ रही थी या स्लेट्स पर लिख रही थी। द हेड मिस्ट्रेस आस्क्ड भोली टू सिट डाउन, हेड मिस्ट्रेस ने भोली से कहा बैठ जाओ। इन अ कॉर्नर, एक कोने में। इन वन ऑफ द क्लासरूम, उन जो क्लासरूम थी उनमें से एक क्लासरूम में, यानी बहुत सारी कक्षाएं थी, उनमें से एक कक्षा में हेड मिस्ट्रेस ने कहा कि जाओ वहाँ कोने में बैठ जाओ। भोली डिड नॉट नो what exactly a school was like, भोली को नहीं पता था कि स्कूल वास्तव में किस तरह का होता है। एंड what happened there, और वहाँ क्या होता है, यानी भोली को स्कूल के विषय में कोई जानकारी नहीं थी। बट शी वॉज ग्लैड टू फाइंड सो मेनी गर्ल्स, लेकिन वह बहुत सारी लड़कियों को देखकर वहाँ पाकर बहुत खुश हुई। आलमोस्ट ऑफ हर ओन एज प्रेजेंट देयर, लगभग उसी की उम्र की लड़कियाँ वहाँ पर उपस्थित थी, यानी स्कूल में उसी की उम्र की लड़कियाँ थीं। शी होप्ड दैट वन ऑफ दीज गर्ल्स माइट बिकम हर फ्रेंड, और उसे आशा थी कि इनमें से एक लड़की उसकी दोस्त हो सकती है। यहाँ माइट बिकम हर फ्रेंड्स का मतलब संभावना कम थी, क्योंकि सब लोग उसको नेगलेक्ट करते थे, कोई उसके ऊपर तरफ ध्यान नहीं देता था, इसलिए उसे पूरा विश्वास नहीं था कि कोई उसका दोस्त बन ही जाएगा। द लेडी टीचर हु वॉज इन द क्लास वॉज सेइंग समथिंग टू द गर्ल्स, जो अध्यापिका कक्षा में जो अध्यापिका थी वह लड़कियों से कुछ कह रही थीं। बट भोली कुड अंडरस्टैंड नथिंग, लेकिन भोली को कुछ नहीं समझ में आया। शी लुक्ड एट द पिक्चर्स ऑन द वॉल, वो जो दीवार पर चित्र बने हुए थे उनको देख रही थी। द कलर्स फैसिनेटेड हर, और जो कलर्स थे यानी रंग बिरंगे चित्र थे वो उसको आकर्षित कर रहे थे। फैसिनेटेड का मतलब आकर्षित करना से, अट्रैक्टेड। द हॉर्स वॉज ब्राउन, वो घोड़ा जो बना था दीवार पर वो एकदम भूरा था। जस्ट लाइक द हॉर्स ऑन विच द तहसीलदार हैड कम टू विजिट देयर विलेज, वह घोड़ा उसी रंग का था यानी उसी भूरे रंग का था जिस पर तहसीलदार बैठकर गांव में आया था। द गोट वॉज ब्लैक लाइक द गोट ऑफ दियर नेबर्स, वो जो बकरी बनी हुई थी दीवार पर वो भी उनके पड़ोसी की बकरी की तरह काली थी। द पैरट वॉज ग्रीन लाइक द पैरट शी हैड सीन इन द मैंगो ऑर्चर्ड, और जो तोते बने हुए थे, जो तोता बना था वह उन्हीं तोतों की तरह हरे था जो उसके आम के बगीचों में दिखते थे। एंड द काऊ वॉज जस्ट लाइक दियर लक्ष्मी, और जो गाय बनी हुई थी वह उसकी गाय लक्ष्मी की तरह थी जिसको बेच दिया गया था। एंड सडनली भोली नोटिस्ड, और अचानक भोली ने नोटिस किया यानी ध्यान दिया, दैट द टीचर वॉज स्टैंडिंग बाय हर साइड, कि अध्यापिका जो है उसके बगल में ही खड़ी थी, स्माइलिंग एट हर, और उसको देखकर मुस्करा रही थी।
What is your name, little one? छोटी बच्ची, तुम्हारा क्या नाम है? भो. She could stammer no further than that. इससे ज़्यादा वह नहीं हकला पाई, यानी यहाँ बोलना नहीं हकलाना है, इससे ज़्यादा वो हकला नहीं पाई. Then she began to cry and tears flowed from her eyes. और फिर वह रोने लगी, मोटे मोटे आंसू जो है बड़े बड़े उसकी आँखों से गिरने लगे. In a helpless flood, बहुत ज़्यादा मात्रा में. In a helpless flood यानी जब वो बहुत ज़्यादा डर गई थी अध्यापिका को देखकर. तो जब बच्चे डर जाते हैं तो बहुत ज़ोर ज़ोर से रोने लगते हैं. असहाय स्थिति यानी कि उसको लग रहा था यहाँ उसका कोई नहीं है. She kept her head down, उसने अपना सर नीचे रखा. And she sat in her corner, और वो अपने कोने में बैठ गई. Not daring to look up, और उसकी हिम्मत नहीं हो रही थी कि वह ऊपर मुंह उठाकर देखे. At the girls who she knew, उन लड़कियों को जो उसे पता था, were still laughing at her, कि अभी भी वह उस पर हंस रही थी. यानी उसे जो है इतनी हिम्मत नहीं हुई कि वह उन हंसती हुई लड़कियों को देखे जो उसके ऊपर हंस रही थी. When the school bell rang, जब स्कूल की घंटी बजी, all the girls scurried out of the classroom, सारी लड़कियां जो है क्लासरूम से बाहर भाग कर आईं. scurried out का मतलब भागते हुए आना. But भोली dared not leave her corner, लेकिन भोली की हिम्मत नहीं हुई कि वह अपना कोना, जिस कोने में क्लासरूम में बैठी थी, उसको छोड़े. Her head still lowered, उसका सर अभी भी झुका हुआ था. She kept on sobbing, और वो सिसक रही थी. sobbing का मतलब होता है सिसकना, जैसे छोटे बच्चे सिसकते हैं ना, वैसे. भोली, the teacher's voice was so soft and soothing. टीचर यानी अध्यापिका की आवाज़ इतनी कोमल और लुभावनी थी. सूदिंग का मतलब दिल को छू लेने वाली थी. इन ऑल हर लाइफ शी हैड नेवर बीन कॉल्ड लाइक दैट. उसके पूरे जीवन में इतने प्यार से उसको किसी ने कभी नहीं बुलाया था. इट टच्ड हर हार्ट, और ये जो आवाज़ है उसके दिल को छू गई, यानी बहुत प्यारी लगी ये आवाज़. गेट अप सेड द टीचर, उठो, अध्यापिका ने कहा. इट वॉज नॉट अ कमांड, यह कोई ऑर्डर नहीं था. कमांड मीन्स ऑर्डर. बट जस्ट अ फ्रेंडली सजेशन, और यह एक प्यार भरी सलाह थी. भोली गॉट अप, भोली उठ गई. नाउ टेल मी योर नेम, अब तुम मुझे अपना नाम बताओ. स्वेट ब्रोक आउट ओवर हर होल बॉडी, उसकी पूरा जो शरीर है उस पसीने से तरबतर हो गया, यानी पूरा शरीर जो है पसीने से नहा गया. Would her stammering tongue again disgrace her? अब उसे लगा कि उसकी जो हकलाती हुई जबान है क्या फिर से उसकी इंसल्ट हो जाएगी, यानी बेइज्जती हो जाएगी अपनी हकलाती हुई जबान की वजह से. डिस्ग्रेस का मतलब होता है कलंक लगाना, यानी बेइज्जती होना. फॉर द सेक ऑफ दिस काइंड वूमन, इस दयालु महिला के लिए. हाउ एवर शी डिसाइडेड टू मेक एन एफर्ट, उसने निश्चय किया कि वह कोशिश करेगी, क्योंकि उस अध्यापिका की प्यार भरी आवाज़ ने उसको कुछ साहस दिया, और उसने सोचा कि वह पूरी कोशिश करेगी कि साफ तरीके से बोले. शी हैड सच अ सूदिंग वॉइस, उस अध्यापिका की आवाज़ इतनी प्यारी थी, लुभावनी थी. शी वुड नॉट लाफ एट हर, कि वह उस पर नहीं हंसेगी. भो शी बिगैन टू स्टैमर, वह हकलाने लगी. वेल डन, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया. द टीचर एनकरेज्ड हर, अध्यापिका ने उसको उत्साहित किया. कम ऑन नाउ द फुल नेम, चलो अब अपना पूरा नाम बताओ. भोली. एट लास्ट शी वॉज एबल टू से इट, और अंत में काफ़ी कोशिश करने के बाद वह अपना पूरा नाम बोल पाई. एंड फेल्ट रिलीव्ड, और उसको बहुत सुख का एहसास हुआ, यानी चैन की सांस ली. यानी फील रिलीव का मतलब होता है चैन की सांस लेना, यानी कोई बहुत बड़ा बोझ जो है जब दिल से उतर जाए तो वो जो शांति मिलती है उसकी बात कर रही है. एज इफ़ इट वॉज अ ग्रेट अचीवमेंट, और उसे ऐसा लग रहा था कि यह बहुत बड़ी उपलब्धि है, यानी उसने अपना नाम पूरा जो है
बिना हिचकिचाए बोल लिया तो यह एक बहुत बड़ी उपलब्धि थी उसके लिए। वेल डन, द टीचर पैटेड हर अफेक्शनेटली। बहुत बढ़िया, अध्यापिका ने उसको प्यार से थपकी दी, यानी उसकी पीठ सहलाई। एंड सेड, और कहा, पुट द फियर आउट ऑफ योर हार्ट। अपना भय जो है अपने दिल से निकाल दो। एंड यू विल बी एबल टू स्पीक लाइक एवरी मैन एल्स। और तुम भी जो है बाकी लोगों की तरह, यानी दूसरे बच्चों की तरह तुम भी बोल पाओगी बहुत अच्छे तरीके से। भोली लुक्ड अप एज इफ टू आस्क। भोली ने आश्चर्य से अपनी अध्यापिका की ओर देखा, जैसे कि वो पूछना चाहती हो, रियली, क्या सचमुच में ऐसा होगा? यानी भोली को आश्चर्य हो रहा था कि जो उसकी अध्यापिका कह रही थी कि वह सचमुच में बहुत अच्छे तरीके से बोल पाएगी बाकी बच्चों, दूसरे बच्चों की तरह, उसे इस बात पर विश्वास नहीं हो रहा था। यस यस, इट विल बी वेरी इजी। हाँ हाँ, ये बहुत आसान होगा। यू जस्ट कम टू स्कूल एवरी डे। तुम स्कूल रोज आओ, प्रतिदिन। विल यू कम? आओगी ना? भोली नॉडेड। भोली ने हाँ में सिर हिलाया। यहाँ नॉडेड का मतलब होता है सिर हिलाना। नो, से इट अलाउड। नहीं, जोर से कहो ये यस। एंड भोली हर सेल्फ वॉज एस्टोनिस्ड। और भोली को खुद आश्चर्य था। एस्टोनिस्ड का मतलब होता है आश्चर्य होना। दैट शी हैड बीन एबल टू से इट, कि वह जो है बहुत अच्छे तरीके से कह पाई हाँ। डिडंट आई टेल यू, मैंने तुम्हें बताया ना। नाउ टेक दिस बुक, अब यह किताब लो। द बुक वॉज फुल ऑफ नाइस पिक्चर्स एंड द पिक्चर्स वर इन कलर। पूरी किताब जो है चित्रों से भरी हुई थी, सुंदर चित्रों से। एंड द पिक्चर्स वर इन कलर, और जो चित्र थे वह जो है रंग बिरंगे थे। डॉग, कैट, गोट, हॉर्स, पैरट, टाइगर एंड अ काउ जस्ट लाइक लक्ष्मी। यानी ये सब जो है चित्र बने हुए थे उसमें, और एक गाय भी थी उसकी लक्ष्मी की तरह। एंड विद एवरी पिक्चर वॉज अ वर्ड इन बिग ब्लैक लेटर्स। और हर चित्र के साथ जो है एक शब्द भी लिखा हुआ था बड़े काले अक्षरों में। इन 1 month यू विल बी एबल टू रीड दिस बुक। 1 महीने में तुम यह किताब पढ़ने लगोगी। देन आई विल गिव यू अ बिगर बुक, तब फिर मैं तुम्हें एक बड़ी किताब दूंगी। देन अ स्टिल बिगर वन, फिर उसके बाद उससे भी बड़ी। इन टाइम यू विल बी मोर लर्नेड दैन एनीवन एल्स इन द विलेज। और तब तक तुम गांव के किसी भी आदमी से ज़्यादा बुद्धिमान और पढ़ी लिखी हो जाओगी। देन नो वन विल एवर बी एबल टू लाफ एट यू, तब तुम्हारे ऊपर कोई भी नहीं हंसेगा। पीपुल विल लिसन टू यू विद रिस्पेक्ट, लोग तुम्हारी बात सम्मान के साथ सुनेंगे। एंड यू विल बी एबल टू स्पीक, और तुम बोलने लगोगी विदाउट द स्लाइटेस्ट स्टैमर, बिना जरा सा भी हकलाए। अंडरस्टैंड, समझी? नाउ गो होम, अब घर जाओ। एंड कम बैक अर्ली टुमारो मॉर्निंग, और कल सुबह जल्दी आना। भोली फेल्ट एज इफ सडनली ऑल द बेल्स इन द विलेज टेम्पल वर रिंगिंग। भोली को अचानक लगा कि उसके गांव के जो मंदिर है उसकी सारी घंटियां अचानक बजने लगी हैं। एंड द ट्रीज इन फ्रंट ऑफ द स्कूल हाउस हैड ब्लॉसम्ड इनटू बिग रेड फ्लावर्स, और उसके स्कूल के सामने जितने भी पेड़ थे वो उन सब में रंग बिरंगे फूल खिलने लगे हैं, लाल फूल खिलने लगे हैं। हर हार्ट वॉज थ्रॉबिंग, उसका दिल धड़क रहा था। विद अ न्यू होप एंड अ न्यू लाइफ, एक नई आशा और नए जीवन के साथ। दस द ईयर्स पास्ड, और इस तरह वर्षों बीत गए। द विलेज बिकेम अ स्मॉल टाउन, गांव जो है एक छोटे से कस्बे के रूप में बदल गया। द लिटिल प्राइमरी स्कूल बिकेम अ हाई स्कूल, जो छोटा प्राइमरी स्कूल लड़कियों के लिए खुला था अब वो एक हाई स्कूल हो गया था। देयर वर नाउ अ सिनेमा अंडर अ टिन शेड, अब वहाँ पर एक सिनेमा हॉल भी था टिन शेड के नीचे। एंड अ कॉटन गिनिंग मिल, और एक
कॉटन गिनिंग मिल का मतलब होता है रुई से जो बीज निकाले जाते हैं, उसकी एक मशीन लग गई थी, वहाँ मिल हो गई थी, रुई से बीज निकालने की मशीन यानी फैक्ट्री लग गई थी। द मेल ट्रेन बिगैन टू स्टॉप एट दियर रेलवे स्टेशन, और जो मेल ट्रेन थी उनके गांव के रेलवे स्टेशन में रुकने लगी थी। वन नाइट आफ्टर डिनर, एक रात्रि के भोजन के बाद यानी डिनर के बाद, रामलाल सेड टू हिज वाइफ, रामलाल ने अपनी पत्नी से कहा, देन शैल आई एक्सेप्ट बिशंभर्स प्रपोजल, तो फिर क्या मैं बिशंभर के प्रस्ताव को स्वीकार कर लूं। यहाँ प्रपोजल का मतलब होता है प्रस्ताव। जैसे आपकी दूसरी बुक जो है फर्स्ट फ्लाइट, उसमें एक लेसन भी है प्रपोजल। यस सर्टेनली, हाँ क्यों नहीं, निश्चित रूप से। हिज वाइफ सेड, उसकी वाइफ ने कहा, भोली विल बी लकी टू गेट सच अ वेल टू डू ब्राइड ग्रूम, भोली सौभाग्यशाली रहेगी ऐसा धनी दूल्हा पाकर। ब्राइड ग्रूम का मतलब होता है दूल्हा, और वेल टू डू का मतलब होता है संपन्न, साधन संपन्न यानी धनी। अ बिग शॉप, एक बड़ी सी दुकान है। अ हाउस ऑफ हिज ओन, उसका अपना घर है। एंड आई हियर सेवरल थाउजेंड्स इन द बैंक, और मैंने सुना है कि कई हजार रुपए बैंक में भी हैं। मोर एवर, और उससे भी ज़्यादा, ही इज़ नॉट आस्किंग फॉर एनी डाउरी, वह कोई दहेज भी नहीं मांग रहा है। दैट्स राइट, हाँ ये ठीक है। बट ही इज़ नॉट सो यंग, लेकिन वह बहुत यंग यानी युवा नहीं है, जवान नहीं है। यू नो, तुम्हें पता है, ऑलमोस्ट द सेम एज एज आई एम, लगभग मेरी ही उम्र का है वो। एंड ही आल्सो लिम्स, और वह लंगड़ाता भी है। यहाँ लिम का मतलब लंगड़ाने से है। मोर एवर, और उससे भी ज़्यादा बात यह है, द चिल्ड्रन फ्रॉम हिज फर्स्ट वाइफ आर क्वाइट ग्रोन अप, उसकी पहली पत्नी से जो बच्चे हैं वो काफ़ी बड़े हो गए हैं। सो वॉट डज इट मैटर, तो क्या हुआ। हिज वाइफ रिप्लाइड, उसकी पत्नी ने उत्तर दिया, 45 और 50, 45 या 50, इट इज़ नो ग्रेट एज फॉर अ मैन, एक आदमी के लिए यह कोई बड़ी उम्र नहीं है। वी आर लकी दैट ही इज़ फ्रॉम अनदर विलेज, हम सौभाग्यशाली हैं कि वो दूसरे गांव से है, यानी दूसरे गांव का रहने वाला है। एंड डज नॉट नो अबाउट हर पोक मार्क्स, और उसे जो है भोली के शरीर पर जो काले धब्बे हैं उनके विषय में उसको नहीं पता है। एंड हर लैक ऑफ सेंस, और ये भी नहीं पता है कि वह कम अकल की है। इफ़ वी डोंट एक्सेप्ट दिस प्रपोजल, अगर हमने यह प्रस्ताव नहीं स्वीकार किया, शी मे रिमेन अनमैरिड ऑल हर लाइफ, तो वह अपनी पूरी ज़िंदगी कुंवारी रहेगी, यानी उसकी शादी नहीं होगी। येस बट आई वॉन्डर वॉट भोली विल से, हाँ लेकिन पता नहीं भोली क्या कहेगी। वॉट विल दैट विटलेस वन से, वह मूर्ख लड़की क्या कहेगी। शी इज़ लाइक अ डम्ब काऊ, वह एक गूंगी गाय की तरह है। यहाँ विटलेस का मतलब होता है बेअकल यानी कम अकल का, मूर्ख। डम्ब मीन्स होता है बेजुबान, जो बोल ना सके, जैसे डेफ और डम्ब होते हैं ना, गूंगे और बहरे। मे बी यू आर राइट, हो सकता है तुम सही हो, मटर्ड रामलाल, रामलाल बड़बड़ाया। इन द अदर कॉर्नर ऑफ द कोर्टयार्ड, बरामदे के दूसरे कोने पर, भोली ले अवेक ऑन हर काट, भोली जो है अपनी चारपाई पर लेटी हुई थी और जग रही थी। लिसनिंग टू हर पेरेंट्स विस्पर्ड कन्वर्सेशन, और अपने माता पिता की फुसफुसाती हुई बातचीत सुन रही थी, यानी धीमे स्वरों में जो बातचीत होती है उसको सुन रही थी। विस्पर्ड मीन्स होता है धीरे धीरे बोलना, कान में फुसफुसाना। कन्वर्सेशन का मतलब बातचीत से है। विशंभरनाथ वॉज अ वेल टू डू ग्रॉसर, विशंभरनाथ एक धनी पंसारी था। ग्रॉसर का मतलब यहाँ पर होता है जनरल स्टोर जो चलाता है, यानी रोज़मर्रा का जो सामान होता है जहाँ पर मिलता है। He came with a big party of friends and relations with him for the wedding. वह जो है अपने मित्रों और रिश्तेदारों के साथ एक बहुत बड़ी बारात लेकर आया शादी के लिए। A brass band playing a popular tune from an Indian film. एक ब्रास बैंड यानी बैंड बाजा की जो पार्टी थी वह बारात की आगे चल रही थी। प्रोसेसन का मतलब होता है समारोह, यानी जो बारात होती है, और उसमें एक भारतीय फिल्म की एक धुन बज रही थी, जैसा कि शादियों में बजती रहती है। इस देश का यारों क्या कहना, या आए हम बाराती बारात लेके,
विद द ब्राइडग्रूम राइडिंग अ डेकोरेटेड हॉर्स, और जो दूल्हा था वह एक सजावटी घोड़े पर चढ़ा हुआ था यानी बैठा था। रामलाल वॉज ओवरजॉयड टू सी सच पॉम्प एंड स्प्लेंडर, रामलाल की खुशी का ठिकाना नहीं रहा यानी बहुत खुश हुआ। टू सी सच पॉम्प एंड स्प्लेंडर, इतना शान और शौकत और तड़क भड़क देखकर। पॉम्प एंड शो होता है तड़क भड़क, स्प्लेंडर मीन्स शानदार, शानदार बारात देखकर। He had never dreamed that his fourth daughter would have such a grand wedding. उसने कभी सोचा भी नहीं था यानी सपना भी नहीं देखा था कि उसकी चौथे पुत्री की शादी इतनी धूमधाम से होगी। भोलीज एल्डर सिस्टर्स हु हैड कम, भोली की जो बड़ी बहनें थी जो आई थीं शादी में, फॉर द ओकेजन, इस अवसर पर, वर एनवियस ऑफ हर लक, उसके भाग्य पर उनको ईर्ष्या हो रही थी। When the auspicious moment came, और जब शुभ समय आया, the priest said, पुजारी ने कहा, bring the bride, दुल्हन को ले आओ। भोली clad in a red silken bridal dress, भोली जो है एक दुल्हन वाली ड्रेस पहनी हुई थी, सिल्क की, लाल कलर की, लाल रंग की, was led to the bride's place, उसको दुल्हन की जगह पर ले जाया गया। नियर द सैक्रेड फायर, जहाँ पर वो आग जल रही थी जिसके चारों ओर फेरे लेते हैं। गारलैंड द ब्राइड, दुल्हन को माला पहनाओ। वन ऑफ हिज फ्रेंड्स प्रॉम्प्टेड बिशंबर नाथ, बिशंबर नाथ के एक फ्रेंड ने उससे कहा, प्रॉम्प्टन का मतलब जल्दी से कहा, यानी जब दुल्हन आई तो बिशंबर नाथ के मित्र ने कहा कि चलो माला पहनाओ जल्दी से। द ब्राइड ग्रूम लिफ्टेड द गारलैंड ऑफ येलो मैरीगोल्ड, दूल्हे ने जो है पीले गेंदे के फूलों की माला उठाई। मैरीगोल्ड का मतलब होता है गेंदे के फूल। अ वुमन स्लिप्ड बैक द सिल्कन व्हील फ्रॉम द ब्राइड्स फेस, एक महिला ने दुल्हन का घूंघट हटाया। यहाँ व्हील का मतलब घूंघट से होता है, दुल्हन के चेहरे से उसका घूंघट हटाया। बिशंबर टुक अ क्विक ग्लांस, बिशंबर ने जल्दी से दुल्हन की तरफ देखा। क्विक ग्लांस मीन्स तेजी से देखा, ग्लांस मीन्स दृष्टि, नज़र डाली। द गारलैंड रिमेन्ड पॉइज्ड इन हिज हैंड्स, माला उसके हाथों में ही रुकी रह गई यानी वो चौंक गया, माला रुक गई यानी माला नहीं पहनाई। द ब्राइड स्लोली पुल डाउन द व्हील ओवर हर फेस, दुल्हन ने धीरे से अपना मुंह फिर ढक लिया घूंघट से। हैव यू सीन हर, सेड बिशंबर टू द फ्रेंड नेक्स्ट टू हिम, बिशंबर ने अपने बगल में जो उसका दोस्त था उससे कहा, क्या तुमने उसे देखा? शी हैज़ पोक मार्क्स ऑन हर फेस, उसके चेहरे पर तो काले दाग हैं। सो वॉट, यू आर नॉट यंग ईदर, तुम भी तो जवान नहीं हो। मे बी, हो सकता है। बट इफ़ आई एम टू मैरी हर, लेकिन अगर मैं उससे शादी करूँगा, हर फादर मस्ट गिव मी 5000 रुपीज़, तो उसके पिता को मुझे 5000 रुपये देने पड़ेंगे। रामलाल वेंट एंड प्लेस्ड हिज टर्बन हिज ऑनर, रामलाल आगे बढ़ा और उसने अपनी पगड़ी एट बिशंबर्स फीट, उसने अपनी पगड़ी बिशंबर के पैरों में रख दी। डू नॉट ह्यूमिलिएट अस, हमारा अपमान न करें यानी हमारी बेइज्जती न करें। टेक 2000 रुपीज़, 2000 रुपये ले लीजिए। नो 5000, नहीं 5000। आर वी गो बैक, नहीं तो हम वापस चले जाएंगे। कीप योर डॉटर, अपनी बेटी को अपने पास रखो। बी अ लिटिल कॉन्सिडरेट प्लीज़, कृपया थोड़ा सा विचार करें। कॉन्सिडरेट का मतलब होता है विचार करने से। इफ़ यू गो बैक, अगर आप वापस चले गए, आई कैन नेवर शो माई फेस इन द विलेज, मैं अपना मुंह गांव में कभी नहीं दिखा पाऊँगा। देन आउट विथ 5000, तो फिर 5000 रुपये निकालो। टीयर्स स्ट्रीमिंग डाउन हिज फेस, रामलाल की आंखों में आंसू बह रहे थे और वह घर गया। रामलाल वेंट इन, अंदर गया। ओपन द सेफ, उसने अपनी तिजोरी खोली। एंड काउंटेड आउट द नोट्स, और नोट गिने। ही प्लेस द बंडल एट द ब्राइड ग्रूम्स फीट, और उसने जो है दूल्हे के पैरों पर बंडल रख दिया नोटों का। ऑन बिशंबर्स ग्रीडी फेस अपीयर्ड अ ट्रायम्फेंट स्माइल, बिशंबर के लालची चेहरे पर एक विजयी मुस्कान उभरी यानी दिखाई पड़ी। ही हैड गैम्बल्ड, उसने जुआ खेला था
यानी उसने जो है एक चाल चली थी। एंड वॉन, और वो जीत गया था। गिव मी द गारलैंड, लाओ माला, ही अनाउंस्ड, उसने जोर से कहा। वंस अगेन द व्हील वॉज स्लिप्ड बैक, फिर एक बार घूंघट हटा। फ्रॉम द ब्राइट फेस, दुल्हन के चेहरे से। बट दिस टाइम, लेकिन इस बार, हर आइज वर नॉट डाउनकास्ट, उसकी आंखें झुकी हुई नहीं थीं। शी वॉज लुकिंग अप, वह ऊपर देख रही थी। लुकिंग स्ट्रेट एट हर प्रोस्पेक्टिव हस्बैंड, सीधे अपने होने वाले पति की आंखों में देख रही थी। प्रोस्पेक्टिव हस्बैंड मतलब होने वाला पति। लुकिंग स्ट्रेट, सीधे देख रही थी। एंड इन हर आइज, और उसकी आंखों में, देयर वॉज नीदर एंगर नॉर हेट, न तो गुस्सा था और न घृणा थी। ओनली कोल्ड कंटेम्प्ट, सिर्फ अवज्ञा थी, यानी हिकारत भरी नज़रों से वह देख रही थी। यानी उसके आंखों में एक बेइज्जती, यानी कि बेइज्जती का भाव था दूल्हे के लिए। बिशंबर रेज्ड द गारलैंड टू प्लेस इट राउंड द ब्राइड्स नेक, बिशंबर ने माला उठाई दुल्हन के गले में पहनाने के लिए। बट बिफोर ही कुड डू सो, लेकिन इससे पहले कि वो ऐसा कर पाता, भोलीज हैंड स्टक आउट, भोली का हाथ तेजी से आगे बढ़ा। लाइक ए स्ट्रीक ऑफ लाइटनिंग, बिजली की चमक की तरह। एंड द गारलैंड वॉज फ्लंग इन टू द फायर, और जो माला है वह सीधे आग पर जाकर गिर गई। शी गॉट अप एंड थ्रू अवे द व्हील, वह उठी और उसने माला और अपना घूंघट हटा दिया, यानी फेंक दिया। पिताजी, सेड भोली इन अ क्लियर लाउड वॉइस, भोली ने एकदम साफ आवाज़ में, साफ और तेज आवाज़ में कहा। एंड हर फादर, मदर, सिस्टर्स, ब्रदर्स, रिलेशंस एंड नेबर्स वर स्टार्टल्ड to hear her speak without even the slightest stammer, और उसके पिताजी, माता, बहनें, भाई, रिलेशंस और जो उसके रिश्तेदार थे और पड़ोसी, वर स्टार्टल यानी चौंक गए, टू हियर हर उसको बोलते हुए सुनकर, विदाउट इवन द स्लाइटेस्ट स्टैमर बिना जरा सा भी हकलाए। पिताजी, टेक बैक योर मनी, आप अपना पैसा वापस ले लीजिए। आई एम नॉट गोइंग टू मैरी दिस मैन, मैं इस आदमी से शादी नहीं करूंगी। रामलाल वॉज थंडरस्ट्रक, यानी रामलाल के ऊपर ऐसा लगा कि बिजली गिर गई। द गेस्ट बिगैन टू विस्पर, मेहमान फुसफुसाने लगे। सो शेमलेस, कितनी निर्लज्ज लड़की है। सो अगली एंड सो शेमलेस, इतनी कुरूप और इतनी निर्लज्ज, यानी कोई शर्म नहीं है इस लड़की को। भोली, आर यू क्रेजी, भोली क्या तुम पगला गई हो, शाउटेड रामलाल, रामलाल चिल्लाया। यू वांट टू डिस्ग्रेस योर फैमिली, तुम अपने परिवार पर कलंक लगाना चाहती हो। हैव सम रिगार्ड फॉर अवर इज्जत, कुछ तो हमारी इज्जत का सम्मान करो। फॉर द सेक ऑफ योर इज्जत, सेड भोली, आई वॉज विलिंग टू मैरी दिस लेम ओल्ड मैन, आपकी इज्जत के लिए ही मैं इस बूढ़े लंगड़े आदमी से शादी कर रही थी। But I will not have such a mean, greedy and contemptible coward as my husband. लेकिन मैं ऐसे नीच, लालची और दुष्ट आदमी को अपना पति दुष्ट और डरपोक आदमी को अपना पति स्वीकार नहीं करूँगी। I want, नहीं, नहीं, नहीं। What a shameless girl, कितनी बेशर्म लड़की है। We all thought she was a harmless dumb cow, हम तो सब यही सोच रहे थे कि वह एक निरीह गूंगी गाय है। हार्मलेस का मतलब जो किसी को नुकसान न पहुंचा पाए, डम मीन्स गूंगी और गाय तो जानते ही। भोली टर्न्ड वायलेंटली ऑन द ओल्ड वुमन, भोली गुस्से से जो है उस बूढ़ी महिला की तरफ देखने लगी। यस आंटी, हाँ चाची, यू आर राइट, तुम सही कह रही हो। यू ऑल थॉट आई वॉज अ डम ड्रिवन काउ, आप सबको लगा था कि मैं एक गूंगी गाय हूँ। That's why you wanted to hand me over to this heartless creature, और इसीलिए आप सब मुझे इस निर्दयी आदमी के हाथों में सौंपना चाहते थे। हार्टलेस का मतलब निर्दयी से क्रिएचर, क्रिएचर जो है बिशंबर दास के लिए यूज़ किया गया है, यानी वो पति जो जिसके साथ शादी हो रही थी भोली की।
बट नाउ द डम्ब काउ, लेकिन अब यह गूंगी गाय, द स्टैमरिंग फूल, हकलाने वाली मूर्ख लड़की, इज स्पीकिंग, बोल रही है। डू यू वॉन्ट टू हेयर मोर, क्या तुम कुछ और सुनना चाहती हो? विशंबरनाथ द ग्रॉसर स्टार्टेड टू गो बैक विद हिज पार्टी। विशंबरनाथ जो पंसारी था वो अपनी बारात के साथ वापस जाने की तैयारी करने लगा। द कन्फ्यूज्ड बैंड्समैन थॉट, जो बैंड्स यानी जो बाजा बजाने वाले लोग थे वो कंफ्यूज थे कि शादी हो गई या नहीं हुई। उन्होंने सोचा दिस वॉज द एंड ऑफ द सेरेमनी, कि अब ये शादी का अंत था यानी समारोह का। एंड स्ट्रक अप अ क्लोजिंग सॉन्ग, और वो एक क्लोजिंग सॉन्ग यानी समारोह के अंत वाला गाना बजाने लगे। रामलाल स्टूड रूटेड टू द ग्राउंड, रामलाल जमीन पर एकदम जड़वत यानी बिना हिले डुले खड़ा रहा। हिज हेड बोड लो, उसका सर नीचे झुका हुआ था। विद द वेट ऑफ ग्रीफ एंड शेम, दुख और शर्म के बोझ से दबा हुआ। द फ्लेम्स ऑफ द सैक्रेड फायर स्लोली डाइड डाउन, यज्ञ की जो पवित्र अग्नि थी वह धीरे धीरे बुझ गई। डाइड डाउन का मतलब बुझ गई। सैक्रेड मीन्स होता पवित्र। Everyone was gone, हर आदमी चला गया था। रामलाल turned to भोली and said, रामलाल ने भोली की तरफ देखा और कहा, But what about you, लेकिन तुम्हारा क्या होगा? No one will ever marry you now, अब तुमसे कोई शादी नहीं करेगा। What shall we do with you, हम तुम्हारा क्या करेंगे? And सुलेखा said in a voice that was calm and steady, और सुलेखा ने एक गंभीर और शांत आवाज़ में कहा, डोंट यू वरी, आप परेशान न हों पिताजी। इन योर ओल्ड एज, आपके बुढ़ापे में, आई विल सर्व यू, मैं आपकी सेवा करूँगी। एंड मदर, और माता जी की। एंड आई विल टीच इन द सेम स्कूल, और मैं उसी स्कूल में पढ़ाऊँगी। वेयर आई लर्न सो मच, जहाँ मैंने इतना ज़्यादा सीखा है। इज़न्ट दैट राइट मैम, क्या यह सही नहीं है मैडम, उसने अपनी अध्यापिका से कहा। द टीचर हैड ऑल अलॉन्ग स्टूड इन अ कॉर्नर, अध्यापिका उसके बगल में ही कोने में खड़ी थी। वॉचिंग द ड्रामा, और वो ये सारा ड्रामा देख रही थी। यस भोली, ऑफ कोर्स, हाँ भोली, निश्चित रूप से। शी रिप्लाइड, उसने उत्तर दिया। एंड इन हर स्माइलिंग आइज वॉज द लाइट ऑफ अ डीप सेटिस्फैक्शन, और उसकी मुस्कुराती हुई आँखों में एक गहरी संतुष्टि का भाव था। दैट एन आर्टिस्ट फील्स व्हेन कंटेम्पलेटिंग द कंप्लीशन ऑफ हर मास्टरपीस, जब एक कलाकार कोई मास्टरपीस बनाता है तो उसके अंदर संतुष्टि, उसके चेहरे पर संतुष्टि के भाव होते हैं। वैसे ही भाव उस अध्यापिका के चेहरे पर थे जब उसने देखा कि उसकी जो स्टूडेंट यानी विद्यार्थी है सुलेखा, जिसको लोग भोली कहते थे, उसके अंदर इतना साहस आ गया था कि वह अपने साथ होते हुए गलत कार्य को मना कर सकी। यानी उसने बहुत साहस के साथ मना कर दिया शादी करने से एक लालची और धूर्त व्यक्ति के साथ। डियर स्टूडेंट्स, here you must have felt that what is the power of education. If a person is educated, he or she can fight against every oppression against him or her. यहाँ पर भोली ने जो है इतना साहस जो जुटाया था, जो लोग उसको बेवकूफ़, मूर्ख और कम अकल का समझते थे, यह सिर्फ अच्छी पढ़ाई की वजह से हुआ और एक अध्यापिका जिसने उसकी बहुत मदद करी इस काम में। डियर स्टूडेंट्स, आई होप द चैप्टर इज़ वेरी क्लियर टू यू ऑल. I am sure that if you study properly, means listen this very properly, you would be able to answer all the questions related to this chapter and you would score the highest marks in board exam also. Thank you for listening me. At the last I will say that you must like, share, subscribe and do not forget to press the bell icon so that you may get information for the upcoming videos. Thank you.